वो जो तीन क्लासेस हैं, पहले मोनोसेक्राइड्स, दूसरे है ओलिगोसेक्राइड, और तीसरी पॉलीसेक्राइड। इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट विद मोनोसेक्राइड। ये तीनों क्या है? ये बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ने आगे उसकी। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तीन तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अच्छा जी, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं आगे ये भी तीन तरह के होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। ये तीनों कौन है? मोनोसेक्राइड्स। मोनो मीन्स सिंगल यूनिट। तो ये बिल्कुल सिंपल शुगर्स है, एक ही यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए अच्छा जो सेक्राइड का वर्ड है, सेक्राइड मीन्स शुगर एंड मोनो मीन्स सिंगल। तो ये सिंगल शुगर होती हैं, एक ही सिंगल स्ट्रक्चर होता है। सिंपल शुगर्स है, इंक्लूड्स ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। और हमारे पास जो सिंपलेस्ट टाइप होती है शुगर की, दैट इज ऑफ ग्लूकोज। फिर आते हैं जी ओलिगोसेक्राइड। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड की बात एक याद रखिएगा, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, इसलिए बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है। वो समझते हैं कि जो ओलिगोसेक्राइड है शायद इनको डाइसेक्राइड कहा है। सो डाइसेक्राइड इज समथिंग एल्स। डाइसेक्राइड इज समथिंग एल्स। हम पढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड्स क्या है। ओलिगोसेक्राइड भी क्या है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो थोड़े चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इस चेन के अंदर 2 से लेके 10 तक जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो आपस में मिलकर चेन बनाते हैं। वो चेन क्या हो सकती है? 2 मोनोसेक्राइड की भी हो सकती है, उसमें 3 मोनोसेक्राइड भी मिल सकते हैं, अप टू कहां तक हो सकती है? 10 मोनोसेक्राइड। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड्स अगर वो मिलकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको आप नाम देते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो ये एक चेन मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें वो वाले ओलिगोसेक्राइड्स जो 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं, उनको आप क्या नाम देंगे? डाइसेक्राइड का नाम देंगे। क्लियर हो गया? इसको कंफ्यूज नहीं करना कि डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड इज सेम थिंग। डाइसेक्राइड्स क्या है? असल में वो एक टाइप है ओलिगोसेक्राइड्स की। वो टाइप, वो चेन जिसमें एटलीस्ट क्या होता है? 2 मोनोसेक्राइड मिलके वो चेन बना रहे होते हैं। अब हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे 2 ओलिगोसेक्राइड मिलकर बनाते हैं ना, 2 मोनोसेक्राइड मिलकर एक डाइसेक्राइड बनाएंगे। ओलिगोसेक्राइड का मतलब है कि 2 से लेके 10 तक ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं। जैसे सपोज मैं सिंपल सी एक मिसाल देता हूं कि मेरे पास ये ग्लूकोज है, फिर मैं एक ग्लूकोज और अटैच कर देता हूं, फिर एक और ग्लूकोज। ये ग्लूकोज देखो अटैच होते जा रहे हैं, 2 4 ये 6 ग्लूकोज वाली एक चेन बन गई मेरे पास। तो ये ओलिगोसेक्राइड की चेन है। समझ आए? अब अगर कोई बताना था, देखो फर्स्ट कर मेरे पास ग्लूकोज है, एक और ग्लूकोज में साथ इसके मिला देता हूं। जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और एक चेन बना लेते हैं, तो वो एक डाइसेक्राइड बनाएंगे। समझ आ गई? जो डाइसेक्राइड वो यहां पे बनाएंगे वो वाली कौन सी है? माल्टोज। जब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, चेन बनाते हैं, उस चेन को आप क्या नाम देते हैं? वो जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है वो माल्टोज कहलाएगा। माल्टोज इज डाइसेक्राइड। इस तरह अगर आप देखिए ग्लैक्टोज का जो मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिए कि जितने भी तीनों मोनोसेक्राइड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6। लेकिन होता क्या है? इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है। स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें दैट इज सेम। अब देखिए ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज के साथ अगर एक ग्लूकोज मिल जाता है
तो ये बना देंगे लैक्टोज। क्या बन जाएगा? लैक्टोज। और लैक्टोज भी क्या है? एक डाइसैकेराइड है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा ये फ्रुक्टोज। अगर फ्रुक्टोज के साथ भी ग्लूकोज हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? सुक्रोज। ठीक? ये याद करना पड़ेगा। जी जी बेटा, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। देखिए ना, बड़ा सिंपल है कि आपके पास पहले इनको ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये तो ऑलरेडी आपके पास है। अब इनके साथ आपने सबके साथ ग्लूकोज ही लगाना है। जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज लगा देंगे तो माल्टोज, गैलेक्टोज जब मिलेगा ग्लूकोज के साथ तो लैक्टोज, फ्रुक्टोज जब इसके साथ मिलता है तो ये सुक्रोज बन जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें याद रखिए कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज along with maltose and lactose, इनको आप नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग। ये कॉन्सेप्ट आगे एक्सपेरिमेंट है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो होता है वो आपके एटीपी में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है इसके क्वेश्चन, और पेपर 1 में भी आता है। इससे जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो तीनों पेपर्स में आते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम जरा डिटेल में स्टडी करें ताकि आपको समझ आ जाए कि रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो होते क्या। जबकि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, एक पहली बात बताइए कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है? चलिए बताइए फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन सर ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं, सिंपल। हाँ सर वो केमिस्ट्री में है। एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ। वो तो बिल्कुल नहीं आती। नहीं आते? चलो अभी बता देते फिर आपको आ जाएंगे आज के बाद। इनको एक चीज कोई पता नहीं। चलो बेटा, वो मतलब आपको इसमें शेकी नहीं होना चाहिए। अगर आप शेकी हो गए तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं आते। इसको पहले देखें, क्योंकि हर चीज को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसका जो नॉलेज है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको वो क्या चीज है। अगर मैंने रिड्यूसिंग शुगर कह दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, समझा भी दिया, असल रिडक्शन प्रोसेस का आपको पता ही नहीं वो क्या है, तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगी। ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, और जिसको वैसे एक और नाम भी देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? हाँ, दोनों को जहां पे ये दोनों इकट्ठे किसी रिएक्शन में होते हैं ना, उसको रिडॉक्स का नाम भी दे देते हैं। अच्छा, अब हम इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी केमिकल रिएक्शन, तो लिख लीजिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होती है वो रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर? अच्छा, आसान हो गया? चलो इंशाल्लाह भी और आसान हो जाता है। हमेशा ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब देखिए, अगर आपको कोई कहता है जी, फर्ज करें उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं लिखा होता कि देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर वो आपको इस तरह देता है कि इन एनी रिएक्शन इफ हाइड्रोजन आर रिमूव्ड, अब आप परेशान हो गए, यानी मैंने पढ़ा नहीं हुआ ये क्या आ गया, तो याद रखिए वो भी क्या होता है, वो भी ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ऐड होगी हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो आप उसे क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका एक और भी डेफिनेशन है, ठीक है, और वो क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निकलते हैं बाहर, रिमूव होते हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिमूव। क्लियर? इसकी जो आप
मिसाल वो किसकी देंगे ऑक्सीडेशन की? मैं अंदर आ गया, कोई बाहर चला गया। नहीं बेटा, वो हमारा जो उसको छोड़ दें, पेपर में अगर हमें देनी हो तो आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपके पास क्या है? C6H12O6। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं ना? तो जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो एक्चुअली यू आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। शाबाश। और उसके बाद आप देखिए पानी बनता है ना, कैसे बनता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो याद रखिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इसी तरह अगर आप रिडक्शन को देखते हैं तो रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी इसके वहां पे ऑक्सीजन हो रही थी, यहां पे कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हाइड्रोजन जो होती है वो ऐड हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर आप इसे कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे हाइड्रोजन ऐड होगी, ऑक्सीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो ये सारी बातें पेपर में है, हर बच्चा ए स्टार। जी बेटा, ये सारी बातें पेपर में है। अच्छा, तो ऐसे नहीं आते, तुम आप डाल देते हैं। नहीं बेटा ऐसे आते हैं। अगर उससे पता क्या होता है, जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाते हैं ना चीजों के बारे में, फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाती है। जब आपके वो ऊपर से बाउंसर्स की शक्ल में गुजर जाए, आपको उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिर वो चीजें आप उनको आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, चीजों का आंसर तभी आता है अगर आप बड़ा स्ट्रांगली आप उस कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रेंथन करके अपने ज़हन में बिठाया होगा। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई चीज पढ़ते हैं उसके बारे में जितनी भी रेलेवेंस उसके कॉर्नर्स होते हैं उनको फिक्स किया करें, ताकि अब देखिए मुझे ये पढ़ाने की जरूरत तो कोई नहीं थी, मैं तो अपने टॉपिक में आके निकल जाता था, लेकिन वो रिडक्शन का आपको प्रोसेस से समझ नहीं आता कि रिडक्शन एक्चुअली होता क्या है। समझ आ? अच्छा, रिडक्शन देखिए जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन, उसमें लॉस हुआ था इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अब इसी हवाले से फिर हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हुई। रिड्यूसिंग शुगर्स, इसके आप फोटोसिंथेसिस देख सकते हैं। नहीं, वो रेस्पिरेशन इसकी ऑक्सीडेशन की, इसके लिए आप फोटोसिंथेसिस का, वैसे तो फोटोसिंथेसिस में दोनों ही होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स ये वाली है। अब ये क्या करती हैं? ये जो दूसरे रिएजेंट्स होते हैं जिनके साथ ये रिएक्शन करती है केमिकली, ये उनको रिड्यूस कर देती है। कैसे करती है जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे जब हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, इन रिड्यूसिंग शुगर में हमने देखना है कि वाकई हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, शुगर सोल्यूशन, तो क्या वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, अब तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है पॉलीसेकेराइड्स। दीज आर द पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स का मतलब ये होता है बहुत बड़ी लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन मैनी होते हैं, तो पॉलीमर्स के अंदर क्या होता है कि जो बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं, जैसे आप सेलुलोज को देख लीजिए, तो सेलुलोज में तो थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स टाइप जो चीजें होती हैं वो मिलके जो है वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो बना देगी। इसीलिए जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। इसलिए इसका नाम है पॉलीसेकेराइड्स। ऐसी शुगर जिसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक लॉन्ग चेन के अंदर मिले हुए और मिलकर स्ट्रक्चर बना दे। इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टार्च। जो स्टार्च है ये क्या है? व्हाट इज स्टार्च? जी बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये प्लांट के अंदर जो है वो प्लांट्स जो फूड स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, दे विल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये समझ लीजिए कि उनका जो स्टोरिंग फूड है प्लांट्स के अंदर, कि जितना भी उनके अंदर सरप्लस एडिशनल जो ग्लूकोज बनाते हैं, जितना एडिशनल ग्लूकोज जो वो यूज नहीं कर रहे, दे विल कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इनटू स्टार्च और उसको स्टोर कर लेंगे।
हम जो चीजें खाते हैं फिर वो स्टार्च ही हम उनसे लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके फिर हम उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? देन दूसरा है ग्लाइकोजन, ये भी पॉलीसेकेराइड। जो ग्लाइकोजन है ये किन के अंदर स्टोर होता है? सर ये हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी के अंदर। मीन हमारी बॉडी में जितना सरप्लस ग्लूकोज होता है वी कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हम अपने मसल्स के अंदर या अपने लिवर के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन। उसके अलावा जो फंगस प्लांट्स हैं उनमें भी जो फूड, फंगस प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो वो स्टार्च को स्टोर नहीं करते एज अ फूड स्टोरिंग मटेरियल, दे स्टोर ग्लाइकोजन। उनके अंदर भी ग्लाइकोजन जो होता है वो उसकी कन्वर्जन होती है, उसी को स्टोर कर लेते हैं। देन इसकी तीसरी टाइप कौन सी आ जाती है? सेलुलोज। अब यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया था सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट टाइप होती है शुगर की, और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन नेचर, दैट इज सेलुलोज। क्योंकि हर प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज। ये एक बिल्डिंग मटेरियल है। इसलिए हमारे नेचर के अंदर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज सेलुलोज। जी क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक?